हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पे। यहां पर आज हम हिस्ट्री का जो है वो डिस्कशन करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में हम जानेंगे और स्ट्रेटेजी जानेंगे कि आखिर कैसे हम लोग 15 दिन में अपनी सिलेबस को कवर करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको उस हिसाब से यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत कोशिश की मैंने, बट थोड़ा सा आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है चीज़ों को कि पहले आपको जब एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाना है, 15 दिन का समय बचा है, अब आपको क्या करना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोग क्या करते हो, गलती कहाँ पे करते हो, पहले मैं बताता हूँ। वीडियो लंबी होगी, कोई बात नहीं है, कम से कम जो 15 दिन के लिए अगर आप 1 घंटा भी निकाल लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। 1 घंटे आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं हिस्ट्री के सिलेबस में। एंट्रेंस एग्ज़ाम में दिन बचे हैं 15। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले से पढ़ाई की है, कुछ लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल ध्यान देना कि इन 15 दिनों में आपको कुछ ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग को रिमूव करना है। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि आपके अंदर जो भय बना है ना कि सर अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ऐसा ना हो कहीं सिलेबस से आ जाए, ये बहुत बड़ा डाउट है, सबके डाउट रहता है, मेरे भी था जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है। तो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, ठीक, बहुत छोटा सिलेबस है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो जो सिलेबस है आपका, ठीक है, तो ध्यान देना है कि सिलेबस के बाहर आपको नहीं जाना है, जो सिलेबस है वही आपको देखना है। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया कि सिलेबस किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के टॉपिक्स भी कौन कौन से हैं जहाँ पे डिमांड करता है, और ये डिमांड कहाँ से निकल कर आती है, ध्यान से सुनना। ये डिमांड है ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बेस्ड होती है। वहाँ से पता चलता है हमें कि कितने क्वेश्चंस एंसेंट हिस्ट्री के किस टॉपिक से कितने नंबर के पूछे गए हैं, या फिर कितने क्वेश्चंस वहाँ पर आए हैं। तो इस बात से डिस्कशन एक प्रकार से हम कर सकते हैं इस पर कि हाँ यहाँ से इतना क्वेश्चन आया है, तो जो अप्रॉक्सीमेटली होता है ना कि आपके आते ही रहते हैं, तो वही यहाँ पर भी आएंगे उतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। लेकिन मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के बारे में बात नहीं करूँगा। आप सिलेक्शन के लिए जूझ रहे हैं, आप लोग सिलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, तो कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए एक बात होता है, सिलेबस आपका सिलेबस होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा दूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो सर्कल है ना आपका, ये सर्कल आपका सिलेबस है। अब ये मत समझना बड़ा बोरिंग लग रही, वीडियो बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा सारा कहाँ जाना है, क्योंकि क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है। अब सिलेबस के अंदर ये आपका जो सर्कल बना है ये आपका सिलेबस है। अब ये जो आपका सर्कल बना है ये आपके चैप्टर्स हैं, और ये जो आपके सर्कल बना है ये चैप्टर्स के अंदर कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आपको डिस्कस करना है, ठीक है। मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ये जो आपका सर्कल, तीसरा सर्कल है, ठीक है, ये आपका सिलेबस हुआ, ये आपका चैप्टर हुआ हड़प्पा सभ्यता। और ये हड़प्पा सभ्यता के अंदर का जो सर्कल है ये आपका है, मान लीजिए लोथल मान लीजिए, या हड़प्पा मान लीजिए, या कालीबंगा मान लीजिए, कुछ भी, तो ये सर्कल है। अब आपको इस सर्कल के अराउंड में रह के क्या करना है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि यहाँ पर आपका लोथल है, तो लोथल से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से समझना, लोथल से कितने क्वेश्चंस बनते हैं उस पर फोकस करना है। अब ये सर्कल जरूरी नहीं है कि जितने भी इस चैप्टर के अराउंड में सर्कल आते हैं, चाहे कालीबंगा हो चाहे लोथल हो, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जरूरी नहीं है कि कितने भी आपके यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं, चाहे लोथल, कालीबंगा, रंगपुर हो, यहाँ पर जितने भी आपके शहर हैं, शहरी सभ्यता विकसित हुई है, जरूरी है कि सारे से क्वेश्चंस आएंगे सारे से, लेकिन उनके भी तरीके अलग होंगे। उनके तरीके कैसे अलग होंगे, क्योंकि उनके अंदर भी सर्कल्स होंगे, और वो सर्कल्स जो बना रहे थे आप वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, समझ रहे हैं, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो इन सर्कल के अंदर वो डिवाइडेशन हो जाएगा, वो डिवाइडेशन इन सर्कल्स के अंदर हो जाएगा। अब ये सर्कल्स कैसे हैं सर, ये सर्कल्स क्या हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये तो सिलेबस हुआ, ये चैप्टर हो गया, ये कोई पॉइंट हो गया, कोई टॉपिक ले लो, ठीक है। अब ये उसके अंदर क्या हुआ,
तो ये मान लीजिए कि आपका लोथल है, लोथल के अंदर एक ये जो आपका सर्कल बना है ना, ये सर्कल नहीं है, लोथल के अंदर ये आपका डिवाइडेशन है। ये जो बीच का आपका सर्कल देख रहे हो ना, ये लोथल के अंदर का डिवाइडेशन। मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी है पढ़ाई करने की। तो ये लोथल के अंदर का ये सर्कल है। आप कहेंगे सर आप इसको डिवाइड क्यों किए हैं लोथल को? लोथल से कैसे? देखो डिवाइडेशन ये हुआ, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका आता है कि लोथल में जब खुदाई हुई तो क्या क्या पाया गया। तो लोथल जो स्थान है वहां क्या क्या पाया गया, ठीक है, वहां पर क्या क्या पाया गया, इससे क्वेश्चन आ सकता है इस सर्कल के इस पॉइंट से, ठीक है, ये जो आपका डिवाइड किया गया मैंने। और इसके बाद ये जो आया कि लोथल किन चीजों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, विशेषताएं क्या है लोथल की, लोथल की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं क्या है? एक विशेषता बहुत बड़ी है कि वहां पर मतलब किस नाम से प्रसिद्ध है, उसकी विशेषता क्या है। तो दूसरे सर्कल में आपको सिर्फ विशेषताओं पे फोकस करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? आई होप कि सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। बहुत ही डीपली समझा रहा हूं, ऐसे ही आएंगे, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा क्या नहीं पढ़ना है, ये भी बताऊंगा। और फिर जो आपका तीसरा डिवाइडेशन हुआ, यह आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के हो सकते हैं, समझ रहे हो। और वो डेट्स कहाँ से इंटरलिंक होती हैं, देखो ध्यान से देखो, इंटरलिंक मैं कर रहा हूं, इन सर्कल्स के अंदर भी इंटरलिंक कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? ये जो सर्कल था फर्स्ट वाला, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये जो डिवाइड किया है 4 5 6 7 8। तो पहले सर्कल में मैंने क्या लिखा, ये जो सर्कल का डिवाइड किया था मैंने, पहले एक डिवाइड निकला था। इस भाग में क्या पूछा जाएगा कि क्या क्या पाया गया, इस भाग पे फोकस करना है, क्या क्या पाया गया। अब आप पहले को तीसरे से इंटरलिंक कर सकते हो, तीसरे सर्कल से, सर्कल का जो डिवाइड है उससे इंटरलिंक कर सकते हो। यानी कि ये जो 3 है, 3 नंबर को आप यहां पर आकर के, एक सेकंड में थोड़ा सा अच्छे से बताता हूं ब्लैक से तो समझ में आएगा। तो ये जो 3 नंबर है, इसको 1 नंबर है, इसको 3 से आप इंटरलिंक कर, इंटरलिंक कैसे करेंगे? इंटरलिंक करने का तरीका है कि क्या क्या पाया गया ये तो पता चल गया, अब वो किस सन में पाया गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उससे क्वेश्चन बनता है तो। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि क्या क्या किस सन में पाया गया, एक आधे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन बहुत जरूरी है इंटरलिंक करना, क्योंकि ये टॉपिक जब आ ही गया है तो इसको भी ऐड कर लें इसमें, समझ रहे हैं। अब ये जो तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि यहां पे डेट्स होंगी, इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी, कि लोथल से संबंधित कितनी इंपॉर्टेंट डेट्स है। अब ये मत समझिएगा मैं लोथल बता रहा हूं सिर्फ लोथल ही आएगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब डेट्स आई, अब जब चौथा निकल के आया तो चौथे में क्या होगा, चौथे में मान लीजिए इसके क्या हुआ कि यहाँ पे कैसे मतलब कैसे धातुएं थी, कहाँ कैसे धातुओं का यहाँ पर अभ्युदय हुआ, ये तो विशेषताएं थी, ये तो क्या क्या पाया गया। लेकिन वो जो धातुएं थी उनका अस्तित्व काल कब से कब तक रहा है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कार्बन के बारे में कि कार्बन जो प्रणाली है उसके माध्यम से चीज़ों को देखरेख की जाती है, तो यहाँ पर उनके बारे में थोड़ा सा अलग पोर्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से हो सकता है कि 5वें में लोथल से संबंधित कुछ और चीज़ें हों जो इंटरलिंक कर ली जाएं। फिलहाल के लिए ये जो आपका है, फिर 6ठे में कुछ इसी तरह हो, 7वें में इसी तरह होगा, 8वें में इसी तरह होगा, तो सबकी अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया, फिलहाल आपको समझाते हैं कि 8 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। ये जो आपका एंसेंट हिस्ट्री है ना, एंसेंट हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको देखो, मैंने एक तो बड़ा बना दिया सर्कल जिसमें सब कुछ डिटेल में बताया, अब मैं इसको छोटा इसे बना के आपको अच्छे से एक बार पर्टिकुलर बता देता हूं, ठीक है। तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, कहीं जाना नहीं है, स्ट्रेटेजी है भैया, इसको तैयार करने की चीज़ें होती हैं। अब आप क्या करोगे, देखो मुझे पता है आप क्या करोगे, मुझे पता है, मैं जानता हूं आपका डाउट क्या है, मुझे बहुत अच्छे से पता है आप क्या करोगे। आप ये करोगे कि अगर आपने जो मैंने पैटर्न बताया इसके पैटर्न नहीं, आपने चैप्टर उठाया हड़प्पा सभ्यता, आपने चैप्टर उठाया हड़प्पा सभ्यता, जुट गए हड़प्पा सभ्यता में। अब ऐसा हड़प्पा सभ्यता को मतलब एक रट प्रकार का लिया, चार्ट लिया, आपने कहीं नहीं देखा कि क्वेश्चंस डेट से हम याद कर रहे हैं, कि उनकी विशेषताओं से क्वेश्चन से याद कर रहे हैं, या फिर जो हम क्वेश्चन से या डेट से याद कर रहे हैं, या उसकी विशेषताएं हैं, या फिर हम जो क्वेश्चंस हैं क्या पाया गया, किस स्थान पे पाया गया, और किसी सभ्यता का अभ्युदय कैसे हुआ, इसमें कोई इंटरलिंक नहीं करते हैं, चीज़ें पढ़ते जाते हैं, बस जो मिलता जाता है। पहले हमें विशेषता मिली, विशेषता पढ़ लिया, अब हमें लोथल के बाद कालीबंगा मिला, कालीबंगा पढ़ लेंगे, ये नहीं देखते हैं।
तो कोशिश पहले करिए कि एक टॉपिक को क्लियर कीजिए। हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता ने मैंने एग्जाम्पल लिया लोथल का, हड़प्पा सभ्यता में मैंने एग्जाम्पल लिया लोथल का, ठीक है। तो लोथल के अंतर्गत कैसे आएंगे, तो लोथल में पहले देखिए कि लोथल को एक प्रकार से इसका ऑपरेशन कर दीजिए, लोथल का ऑपरेशन कर दीजिए। मतलब अगर आप लोथल पढ़ रहे हो तो लोथल को पढ़ो, और लोथल को डिवाइड करने का तरीका क्या है, लोथल ही नहीं बता रहे, हर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हर एक पैटर्न पे लागू होगा। तो लोथल में क्या होगा, पहले आप देखो कि इंपॉर्टेंट डेट्स कैसे बनती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स लोथल से कैसे बन रही हैं, कि आखिर लोथल की खुदाई कब हुई, ये यहाँ से एक डेट निकल कर आएगी। और फिर आप देखोगे कि इसका दूसरा पॉइंट होगा कि क्या पाया गया, क्या पाया गया। लेकिन अब आप इसको इंटरलिंक कैसे करोगे, जैसे मैंने अभी बताया, इसको थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं। तो कैसे पाया गया, तो देखोगे कि क्या कब पाया गया, किससे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, और वो क्वेश्चंस हमने यूट्यूब पे सारे कराए हैं। और अभी ये जो 15 दिन की सीरीज है जो मैं कराऊंगा, अपने हिसाब से कराऊंगा, मैं ऐसे नहीं कि सारे MCQ कराते जा रहा हूं, मेरा तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। MCQ नहीं, सारे क्वेश्चंस टू द पॉइंट हिट करके कराएंगे, ठीक है। और उन पॉइंट्स के अंदर भी हमारे सब पॉइंट्स होंगे, आप समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। अब डेट्स हुआ, डेट्स को इंटरलिंक किया कि क्या कब पाया गया, ये भी तो डेट होगी। जब कोई चीज़ पाई जाती है, किसी सन में पाई जाती है, तो ये भी तो डेट होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो ये भी चीज़ें इंटरलिंक हो गई आपस में कि नहीं हो गई, ठीक है। अगर डेट्स कर रहे हैं तो उसमें भी क्या पाया गया तो आ ही जाएगा कि कौन सी चीज़ें कब पाई गई, कौन सी किस धातु का को कब पाया गया, कब शुरुआत थी, कैसे हुई, तो सारी डेट्स पे बेस्ड होता है। अब आप कहोगे सर इतनी सारी डेट्स हैं, इनको कैसे याद करें। अभी आप कहोगे कि सर इतनी सारी डेट्स हैं, इनको कैसे याद करें, टाइम नहीं बचा है, टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। अगर आपको डेट्स याद करनी है ना, अगर आपको डेट्स याद करनी है, सिर्फ एक तरीका है उन डेट्स को याद करने का, केवल एक ही यही तरीका है कि आप चीज़ों को इंटरलिंक करके याद करो, ठीक है। अगर आप चीज़ों को इंटरलिंक करके याद नहीं करते हो तो आप सक्सेस नहीं होगे चीज़ों को करने में। इंटरलिंक मतलब कौन सा टॉपिक कहाँ पे जाके अटैच हुआ है। अब एक इंटरलिंक का पॉइंट और बताते हैं कि चीज़ों को आप इंटरलिंक कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखना। इंटरलिंक करने का बहुत यही तरीका होता है, अगर आप इंटरलिंक कर ले गए किसी भी चीज़ को तो आप उसे कवर अप कर लेंगे। अब कुछ कहते हैं कि सर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको कैसे कवर किया जाए, वो तो हमने बिल्कुल पढ़े भी नहीं, जब नहीं पढ़े तो क्या करेंगे। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना भैया, ध्यान रखो, वो सब आपके हिस्ट्री से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। अब मान लीजिए एज एग्जाम्पल ले लीजिए कि अभी क्या हुआ कि आज ही आपकी रेपो रेट बढ़ाई है RBI ने, ठीक है। तो 5.4 की है रेपो रेट बढ़ा के। अब आप कहोगे कि सर मैंने RBI की स्थापना 1 अप्रैल नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, हमने तो ये याद किया है, लेकिन ये करंट का कैसे आ गया क्वेश्चन, क्यों नहीं आ सकता। अगर करंट अफेयर्स का आपके में सिलेबस में है तो आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। तो देखिए हर एक करंट का कहीं ना कहीं हिस्ट्री से अटैचमेंट तो है। RBI कभी ना तो कभी उसका अभ्युदय हुआ ही होगा, कभी ना कभी उसकी स्थापना तो कभी ना कभी हुई होगी ना। तो चीज़ें इंटरलिंक करने का तरीका होता है, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी में भी ऐसे ही टॉपिक्स आएंगे, ऐसे ही, लेकिन हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम हिस्ट्री के बारे में ही यहाँ पर जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये तो आपकी स्ट्रेटेजी हो गई कि चीज़ों को इंटरलिंक करके कैसे पढ़ना है सर्कल वाइज। जैसे मैंने बताया ये चैप्टर है, ये आपका ये सिलेबस है, ये चैप्टर है, फिर ये आपके पॉइंट्स हैं या फिर आपके सब पॉइंट्स में डिवाइडेशन है, तो डिवाइड करके आपको पढ़ना है कि कहाँ पे डेट्स फिट करनी। अगर आप डेट्स पढ़ रहे हैं, अगर आप लोथल की डेट्स पढ़ रहे हैं तो लोथल की डेट्स ही पढ़ते जाइए, फिर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को, आई होप। तो फिलहाल के लिए ऐसा था, ये एक मेन स्ट्रेटेजी थी कि आपको क्या पढ़ना है। और बाद में कि जितना मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना 15 दिन का बचा है उसके बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है, आप लोग लिख कर ले लीजिए, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता पे आते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का मैंने जो टॉपिक बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। हड़प्पा सभ्यता में एक चीज़ों पे फोकस कर लेना, मैं MCQ नहीं कराने वाला कि MCQ करा रहे हैं, मैं चीज़ों को देखना कैसे इंटरलिंक करके बताऊंगा। हर एक टॉपिक को क्रिएट किया गया है और उसको क्रिएट करके मैं बताऊंगा कि कैसे किया गया, इंटरलिंक करके बताऊंगा। MCQ सॉल्व बाद में करा लेंगे, 1-2 दिन बचेगा, लेकिन अभी आप समझोगे वहाँ से कितने 1 लाइनर क्वेश्चन निकलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हड़प्पा सभ्यता में आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है ये ध्यान रखिएगा।
हड़प्पा सभ्यता ही एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले कि यहाँ आपको पता है कि ये शहरी सभ्यता है, ठीक है, तो ये आपकी शहरी सभ्यता है, आप सभी को पता है। तो शहरी सभ्यता का अभ्युदय कैसे हुआ, यहाँ पे कुछ डेट्स होंगी जिनको आप लोग देख लेना है, और डेट्स आपको इन शहरों के हिसाब से देखना है। ये जो आपके सिटीज़ डेवलपमेंट है ना, इनके हिसाब से देखना है कि जैसे मान ली लोथल है, लोथल की डेट्स कवर कर लो, जैसा मैंने अभी बताया। और दूसरी चीज़ कि हर एक शहर की खुदाई कब हुई, ये भी एक आपका पॉइंट हुआ। हर एक शहर की खुदाई कब हुई, और खुदाई कब हुई के साथ एक जोड़ लो कि किसने की, हर एक शहर की, ये याद होना चाहिए। यहीं से आते हैं क्वेश्चंस और कहीं से नहीं। खुदाई कब की और किसने की, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कब की मतलब डेट्स में आ गया, डेट्स आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। और नंबर 3 का टॉपिक क्या आएगा, नंबर 3 का टॉपिक आएगा कि जो खुदाई की गई उस खुदाई में पाया क्या गया, पाया क्या गया। तो ठीक है, इसके बाहर आने वाले हैं नहीं कोई क्वेश्चंस, मैं आपको बता रहा हूं बार बार, ठीक है, क्या पाया गया, ठीक है। और नंबर 4 एक और लिख लीजिए, विशेषताएं। अब विशेषताओं में क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे आपके 1 सेकेंड प्लीज, मान लीजिए विशेषताओं में आपका जैसे पूछा जाएगा कि ये जो वहाँ पे पक्की नालियाँ थी, पक्की नालियाँ कहाँ पे बनी और ईंटें कहाँ पे पाई गई, मतलब कौन सा क्षेत्र, कौन सा जो नगर था वो किस चीज़ के लिए मशहूर था, फेमस था, समझ रहे हो चीज़ों को। तो ये चीज़ें, ये 4 टॉपिक्स। नंबर 1 डेट्स, और डेट्स को इंटरलिंक करना है, क्या पाया गया, कब पाया गया, किसके माध्यम से पाया गया, और उसकी खुदाई कब हुई, ठीक है। इन दोनों को इंटरलिंक हो गया, इंटरलिंक कर लेंगे, फिर पाया गया और ये भी इसी में इंटरलिंक हो जाएगा। फिर विशेषताएं, विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नगरीय सभ्यता कहाँ पर जाकर एग्जिस्ट करती है और कौन सी जो नगरीय सभ्यता है वो उसकी विशेषताओं में आती है, ठीक है। अब अगला क्या आता है, अगला है वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता क्या है, क्या आप चाहते हो इससे कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन बनने का मतलब है कि आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो वहाँ के जो विशेषताएं थी, आपकी जो सभा थी, समितियां थी, उनसे बनेंगे। आपकी ऋग्वेद से क्वेश्चन आएंगे। तरीका मैंने जो बताया है वो हर एक तरीका हर एक टॉपिक पर, हर एक सब्जेक्ट पे लागू होगा, ठीक है, हर एक चैप्टर पे लागू होगा जो यहाँ पे लिखा है। और ये जो प्राचीन भारत के हैं ना, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। मैंने अभी आपको बताया हड़प्पा सभ्यता की कहानी, किसने खोज की, कैसे क्या किया, रेलगाड़ी बिछाई जा रही थी। हाँ, डेट्स इंपॉर्टेंट रखना कि कब बिछाई गई रेल, लेकिन ये चीज़ें कि कैसे बिछाई गई, क्या हुआ, कब बंकिंगम आए, कब यहाँ पे मार्शल, ये सब कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। क्या किसने कब किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, ऋग्वेद से क्वेश्चन जितने भी आए देख लीजिएगा। ऋग्वेद में क्या हुआ कि ऋग्वेद को इंटरलिंक कहाँ से करेंगे, ऋग्वेद को आप इंटरलिंक कर सकते हैं आर्यों से। आर्यों से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है। ऋग्वेद में जो ऋग्वेद ग्रंथ है, आपको पता होगा एक ग्रंथों के बारे में, ये एक ग्रंथ है, ठीक है। एक इसका पॉइंट ले लो, इसे सब पॉइंट्स मान लो, ठीक है। ग्रंथ, ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, ये आपका सब पॉइंट है। तो यहाँ पे ग्रंथों के बारे में, ठीक, ग्रंथ नहीं ग्रंथों लिख लो। फिर आपका जैंडव्यवस्था हुआ। जैंडव्यवस्था तो जानते होंगे, है ना। जैंडव्यवस्था आपको पता होगा, वो शायद ग्रीक का है, ग्रीक का ग्रंथ है। तो ऋग्वेद और जैंडव्यवस्था को आप करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या हुआ कि जो ऋग्वेद और जैंडव्यवस्था है, ये ग्रंथ है दोनों। तो इनको कैसे समझना है कि दोनों ग्रंथों ने आर्यों की उत्पत्ति के क्या क्या प्रमाण उपस्थित कराए, मैं बताऊंगा, मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कब हुआ, घोड़ों का अभ्युदय क्या हुआ। सबके अपने अपने ग्रंथों के विचार हैं, सबके अपने अपने मत हैं एक प्रकार से मान लीजिए। तो वहां पर बताया गया है कि किसकी उत्पत्ति सभी के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सभी के अनुसार आर्यों के प्रवेश के बारे में जो तिथियां हैं वो भी अलग हैं। आर्यों का प्रवेश कब हुआ, कैसे हुआ, घोड़ों का उदय कैसे हुआ, ये भी जो आपके आते हैं ऋग्वेद के अंतर्गत। और आपकी जैंडव्यवस्था में सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सभी के अपनी अपनी डेट्स हैं अलग अलग, ठीक है।
तो इसको देख लीजिएगा। फिर क्या है, जब ग्रंथ आप पढ़ लेंगे, ग्रंथ यहाँ पे दो ही हैं मेन, इसी से आएगा, इसके बाहर आपका फिलहाल तो वैसे कुछ आने वाला है नहीं। अब क्या होगा, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वेद आपने पढ़ा। अब थोड़ा सा इसकी विशेषताओं के बारे में, जैसे सभा हुई, समितियाँ हुई, ठीक है, ये हुआ। तो एक विशेषताओं में इनका कैसे आएगा मैं दिखाता हूँ। फिलहाल सभा समितियाँ तो आपकी धार्मिक कारणों से आते हैं। जैसे आप लोग समझिए विशेषताओं में, इसकी विशेषताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है विशेषताएं। विशेषताओं में नंबर 1 आप लोग यहाँ पर वैदिक सभ्यता में जोड़िएगा, यहाँ का समाज कैसा था। समाज के बारे में पूछेंगे कि वैदिक सभ्यता में समाज कैसा था। दूसरा आएगा कि धार्मिक रीति रिवाज कैसे होते थे, वैदिक सभ्यता में धार्मिक रीति रिवाज कैसे थे, और आर्थिक विकास कैसे हुआ, मतलब वहाँ पे क्या आर्थिक गतिविधियाँ होती थी, इससे भी क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करने ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होगी आपको समझ नहीं आएगा। पहली स्ट्रेटेजी बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसी चीज़ें आएंगी। उस आर्थिक के बाद आपके क्या होगा कि जो आपका धार्मिक है, किसकी पूजा करते थे, और वहाँ पे कौन से ऐसे भगवान थे जिनको बहुत ज़्यादा माना जाता था। ठीक है, आपको पता है कि आदि शिव, लिंग, योनि सबकी पूजा होती थी। यहाँ पर आदि शिव वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं कराऊंगा। मैं आदि शिव वाला जो क्वेश्चन है ये मैं बताऊंगा, और बताऊंगा कि कैसे आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा, और इससे कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से मैं कितने क्वेश्चन निकालूंगा आप वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये इतना हुआ, और बाकी भी आपकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं देख लीजिएगा, देख ना लीजिएगा, मैं खुद कराऊंगा, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला फिलहाल। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेटेजी जो मैंने 90% तो बता दी। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से आएगा। देखिए जैन धर्म में क्या है, यहां पर भी ये जितने भी टॉपिक हैं बात के, जैन धर्म से लेकर के बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, मौर्य मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, यहां पे डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, डेट्स और नेम, और प्लस एस्टैब्लिश्ड। अब देखिए क्या हुआ कि यहां पर ये जो टॉपिक्स हैं, यहां पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपको डेट्स पे फोकस करना है कि कौन कौन सी डेट्स हैं। ठीक है, इंटरलिंक करते हुए चलना है। और इसके बाद क्या लिखा है, नेम। नेम मतलब कुछ नाम होंगे, और कुछ नामों के साथ कुछ संस्थापक होंगे, उनको ध्यान रखना है बस, इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितनी डेट्स हैं याद कर लो, संस्थापक हैं उनको याद कर लो। हालांकि जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी रहेगा, मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या करना है। जब मैं पढ़ाऊंगा खुद समझ में आ जाएगा। इंटरलिंक करना सेम कंडीशन रहेगी, जैसे मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के एग्जाम्पल का लोथल एग्जाम्पल देके बताया। डेट्स, नेम, एस्टेब्लिश, कब हुए, स्थापना कब हुई, कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य, जहां से लेकर के जितने भी साम्राज्य काल हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक। अगर आपका कहीं पे युद्ध का जिक्र किया गया है, अगर कहीं पे युद्ध का जिक्र किया गया है, कहीं पे अगर युद्ध का जिक्र है तो वो आ जाएगा। लेकिन हाँ, फिर भी देखिए वहीं से इंटरलिंक हो गया। ये इंटरलिंक वाला मामला बड़ा वही है, जब युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि डेट में होगा किसी ना किसी, तो यहाँ पे भी डेट में जाके वो इंटरलिंक हो गया। तो फिलहाल मान लीजिए इसको हम रफ कर देते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मेरा कहना है कि डेट्स इन टॉपिक में आप लोग जो आपके, देखिए इन दोनों की बात छोड़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताता हूँ। ये जो 4 है ना आपके, ये जो 5 हैं, जैन धर्म, सॉरी ये 6 टॉपिक, जैन, बौद्ध, मगध, मौर्य और मौर्योत्तर और गुप्तोत्तर काल, इसमें डेट्स, नेम और एस्टेब्लिश कब स्थापना, क्या डेट थी, एस्टेब्लिश कब हुआ, स्थापना कब हुई, और इनके नेम कौन से, संस्थापक कौन, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर युद्ध भी याद करेंगे तो भी वो डेट में जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझिए। अब मैं फिर से वापस आता हूँ, तो इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है अभी। आपका जब मध्यकालीन भारत का मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ देखिए,
हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता सबसे स्कोरिंग टॉपिक है और सबसे स्कोरिंग टॉपिक आपका यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, ये जो आपका है हड़प्पा सभ्यता, ये आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। जो आना होगा यहीं से आएगा, समझ लीजिएगा, जो आना होगा यहीं से आएगा। 60% आपका जो है वो हड़प्पा वैदिक से आएगा। हड़प्पा वैदिक से आपका 60% आएगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एंसेंट हिस्ट्री की बात हो रही, मैं मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए पूरा फोकस करना है। ताबड़तोड़ तरीके से मैं इन दोनों टॉपिक्स को कराऊंगा और बाकी जितने टॉपिक्स होंगे सबके मैं एमसीक्यू कराऊंगा, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। आएगा लेकिन जितना इन दोनों से आएगा उतना इन सबसे नहीं आने वाला। हाँ, आ भी सकता है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकता है, गारंटी नहीं है। बट ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम देने का, एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने का, बच्चों से एनालाइज करने का, वो मैं बता रहा हूँ कि 60% आपका हड़प्पा और वैदिक सभ्यता से आएगा और बाकी का जो है वो मैं खुद कराऊंगा। इसी वजह से इन दोनों टॉपिक्स को मैं इतनी डीपली कवर कराऊंगा कि वहाँ पे एमसीक्यू जरूरत ही नहीं पड़ेगी और बाकी जितने टॉपिक्स हैं इनके मैं इतने एमसीक्यू करा दूंगा कि इनको ज़्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए फ़िलहाल जो मैंने एंसेंट हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी बताई है ये आप फॉलो करिएगा और बाद में जो मिडिवल हिस्ट्री है उसकी थोड़ी सी, आप मान लीजिए 19 से 20 स्ट्रैटेजी उसकी चेंज हुई है, 19 से 20 इधर उधर हुआ है, बाकी स्ट्रैटेजी सब वही रहेगी, थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग है मेरा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आई होप कि आपको सिर्फ एंसेंट हिस्ट्री की बताइए स्ट्रैटेजी, और मोस्ट ऑफ द आपका मैंने टाइम तो हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता में लिया है। कौन से टॉपिक्स आएंगे जब मैं देखिए सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ना, मैं इन दोनों को फिर से बोल रहा हूँ, इन दोनों को मैं एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, इन दोनों को मैं समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा? कुछ नोट्स हैं मेरे पास, उनके माध्यम से समझाऊंगा और वहाँ पे जैसे नहीं टेबल्स होती हैं, टेबल्स के माध्यम से समझाऊंगा कि इस एक तरफ आपके डेट्स होंगी, स्थापना होगा और फिर यहाँ पे संस्थापक होंगे, या फिर आपकी एक तरफ खुदाई कब हुई है, कौन किस सन में हुई, क्या हुई, तो डेट्स भी इंटरलिंक होगी, वो भी इंटरलिंक होगा। फिलहाल के लिए 1 सेकेंड, बहुत गर्मी है, एक तो लाइट भी नहीं आ रही है, प्रॉब्लम है, बट मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों का बताना क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे कंफर्म हो गए होंगे। देखिए, अगर आप लोग फिर भी परेशान हैं कि मुझे लग रहा है कि कहीं पे कुछ हो नहीं पाएगा, तो आई एम ऑलवेज विद यू, मैं आप सभी के साथ हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप लोग नोट कर लें। $800-920-9339, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए, 800-920-9339। बट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ आप लोग कॉल मत करिएगा, ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप ही करिएगा और व्हाट्सएप पे भी कॉल मत करिएगा, रिसीव नहीं कर पाएंगे, वैसे भी बहुत बिजी रहते हैं हम भी। बट इस पे व्हाट्सएप करके मैं आप लोगों की रिप्लाई टाइम मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, मैं 10 बजे के बाद ही देख सकता हूँ, तो उसके बाद मैं सबकी रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही आपको बताया है, क्योंकि अभी मैं मिडिवल और मॉडर्न नहीं बताऊँगा। उसका रीज़न है क्योंकि जब ये मैं एंसेंट पूरा ख़त्म कर लूँगा, अभी आपका हफ्ते भर में निपटा दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं, हफ्ते भर में निपटेगा। और उसके बाद वो टॉपिक्स उतने नहीं हैं, मैं दिखाऊंगा कि वहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उनके बाद मैं स्ट्रैटेजी उसी में बताऊंगा, क्योंकि मेन स्ट्रैटेजी जो हमारी थी वो हमारी मेन स्ट्रैटेजी यहीं से है। तो इसको हम इंटरलिंक करें, तो इंटरलिंक करना आप हर एक, चाहे मेडिवल हो, चाहे आपका यहाँ पे मॉडर्न हो, या मैंने एंसेंट तो बता दिया, सबको इंटरलिंक करते हुए चलना है, इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, फ़ोन नंबर है, कोई डाउट हो आप लोग यहाँ पे बताएं, कमेंट करके बताएं स्ट्रैटेजी कैसी लगी। और बाकी जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, पढ़ाने की जिम्मेदारी फ्रेंड्स मेरी है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा जितना मैं पढ़ाऊँगा, इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। मैं हिस्ट्री की गारंटी लेता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा वो भी बताऊँगा, इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि फ़िलहाल इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला। ज्योग्राफी कराऊंगा, उसके सिर्फ एमसीक्यू कराऊंगा, वहाँ पे कुछ डिटेल में नहीं, क्योंकि बहुत सारी मैंने एमसीक्यूज कराए हैं बहुत सारे, लेकिन फिर से कराऊंगा, फिर से रिवीजन कराऊंगा। फिलहाल के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो
पढ़ा के भी, स्ट्रेटेजी बता के, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अगर आई है तो कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी नोटिफिकेशन होती है मैं आप लोगों को, हम लोग जितने भी हैं फैकल्टी आपकी पूरी हेल्प करती है, तुरंत अपडेट देते हैं सारे, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ताबड़तोड़ क्लासों के साथ अब जो हुंकार सीरीज़ है ना, उसमें हुंकार भर के मैं शुरू करूँगा। अब प्रयागराज मिश्रा की हुंकार देखिएगा, और उस हुंकार की आवाज़ लखनऊ विश्वविद्यालय तक जानी चाहिए। और अगर नहीं गई ना तो आई प्रॉमिस उस दिन से मैं दहाड़ना बंद कर दूंगा। इतना जो रो रो करके चिल्लाता हूँ ना, मैं जो दहाड़ दहाड़ के चिल्लाता हूँ यहाँ पे आके, उस दिन से मैं बंद कर दूंगा। बहुत ही ईजीएस्ट वे में जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे पढ़ाऊँगा। बट मेरी दहाड़ कम नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों, मेरी दहाड़ कम नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही दहाड़ बरकरार रखनी है। अगर मुझे सुनते रहना है, ये एंट्रेंस ही नहीं, आई एम ऑलवेज विद यू, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ हैं, हमेशा के लिए आपकी मदद करेंगे हर कदम पे। कोई भी डाउट हो, एंट्रेंस तो एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हमको क्वेश्चंस निकालने हैं, इनको सॉल्व करना है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन के बाद बहुत सारी ज़िंदगी पड़ी है, उसको भी जीना है, उसको जीने के लिए पढ़ाई करनी, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। होगा, सब कुछ होगा, हेल्प यहीं पर होगी आप लोगों की। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत अच्छा लगा। चलिए अब आप लोग भी थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कीजिए और माइंड को फ्रेश कीजिए, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन मैं मोटिवेट करने के लिए आपके पास आऊँगा। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन मैं आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के करूँगा और वहाँ पे ग्राउंड पे आप लोगों से मिलने आऊँगा। तो ये नंबर ज़रूर नोट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली ताबड़तोड़ सीरीज़ में।